Hello student, myself Mr. Shu. Through in this video I am going to explain you chapter number 2 Kings and Kingdoms, जिसका मतलब है राजा और राज्य. Okay, so let's start here the line by line explanation of this chapter. Many new dynasties emerged after the 7th century. 7वीं शताब्दी के बाद कई नए राजवंशों का उदय हुआ. मैप 1 shows the major ruling dynasties in the different parts of the subcontinent between the 7th and the 12th centuries. मानचित्र 1 में 7वीं और 12वीं शताब्दी के बीच उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में प्रमुख शासक राजवंशों को दर्शाता है. आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे नाम, आप जिसका नाम जैसे कि यहाँ पर गुर्जारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटाज, पालाज एंड चोलाज. ओके, सो टर्न योर पेज नंबर नेक्स्ट विच इज़ पेज नंबर 17. By the 7th century, there were big landlords or various chiefs in the different regions of the subcontinent. 7वीं शताब्दी तक उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े जमींदार और योद्धा सरदार थे. Existing the kings often acknowledged them as their subordinate or samantas. तत्कालीन राजा अक्सर उन्हें अपने अधीनस्थ या सामंत मानते थे. दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स, बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स एंड प्रोवाइड देम विद द मिलिट्री सपोर्ट. उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने राजाओं या अधिपतियों के लिए उपहार लाएं और उनके दरबार में उपस्थित रहें और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें. एज द समंताज गेंड पावर एंड वेल्थ, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स टू बी महासमंता, महामंडलेश्वरा, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ द सर्किल और रीजन्स एंड सो ऑन. समटाइम्स दे asserted their independence from their overlords. जैसे जैसे सामंताओं को शक्ति और धन प्राप्त होता गया, उन्होंने स्वयं को महासामंत, महामंडलेश्वर, किसी मंडल या क्षेत्र का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर दिया. कभी कभी वे अपने अधिपतियों से अपनी स्वतंत्रता का दावा भी करते थे. वन सच इंस्टेंस वॉज दैट ऑफ द राष्ट्रकूटाज इन द डेक्कन. ऐसा ही एक उदाहरण दक्कन के राष्ट्रकूटों का था. इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्य ऑफ कर्नाटका. शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य के अधीन थे. इन द मिड 8th century, दांती दुर्गा राष्ट्रकूटा चीफ ओवर थ्रू हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड एंड परफॉर्म्ड अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्या गर्भा, लिटरली द गोल्डन वोम. 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट सरदार दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य आधिपत्य को अपतस्त कर दिया और हिरण्यगर्भ, शाब्दिक अर्थ स्वर्णगर्भ, नाम का एक अनुष्ठान किया. व्हेन हिज रिचुअल वाज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स, इट वाज थॉट टू लीड टू द रीबर्थ ऑफ द सैक्रिफाइसर एज अ क्षत्रिय, इवन इफ ही वाज नॉट वन बाय द बर्थ. जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे बलि देने वालों का क्षत्रिय रूप में पुनर्जन्म होता है, भले ही वह जन्म क्षत्रिय ना हो. ओके. In the other cases, men from enterprising families used their military skills to carve out kingdoms. For instance, the Kadamba, Mayura Sarma and Gurjara Pratihara Harichandra were Brahmins who gave up their traditional professional and took to arms, successfully establishing kingdoms in the Karnataka and Rajasthan respectively. अन्य मामलों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपने सैन्य कौशल का उपयोग करके राज्य स्थापित किए. उदाहरण के लिए कदम्ब, मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने पारंपरिक व्यवसायों को छोड़कर हथियार उठा लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में सफलतापूर्वक राज्य स्थापित किए. Administration in the kingdoms, राज्य में प्रशासन. Many of these new kings adopted high-sounding titles such as Maharaja, Adhiraja, Great King, Overlord of Kings, Tribhuvana, Chakravarta, Lord of Three Worlds, and so on. However, in spite of such claims,
इनमें से कई नए राज्यों ने महाराजा अधिराज, महान राजा, राजाओं का अधिपति, त्रिभुवन चक्रवर्ती, तीनों लोक का स्वामी आदि जैसे उच्च स्तरीय उपाधियां धारण की। हालांकि इन दावों के बावजूद, टर्न योर पेज नंबर 18, they often shared power with their samantas as well as with association of peasant traders and brahmins। वे अक्सर अपने सामंतों के साथ साथ किसानों, व्यापारियों और ब्राह्मणों के संघों के साथ भी सत्ता साझा करते थे। In each of these states, resources were obtained from the producers, that is, peasant, cattle keepers, artisans, who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced। इनमें से प्रत्येक राज्य में संसाधन उत्पादकों से प्राप्त किए जाते थे, यानी किसान, पशुपालक, कारीगर, जिन्हें अक्सर अपने उपज का कुछ हिस्सा देने के लिए राजी किया जाता था या मजबूर किया जाता था। समटाइम्स these were claimed as rent due to a lord who asserted that he owned the land। Revenue was also collected from the traders। कभी कभी इन्हें किसी ऐसे ज़मींदार से लगान के रूप में लिया जाता था जो ज़मीन का मालिक होने का दावा करता था। व्यापारियों से भी राजस्व वसूला जाता था। 400 टैक्सेस, 400 कर। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द चोलाज हु रूल्ड इन द तमिल नाडु रिफर्स टू मोर देन 400 टर्म्स ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोलों के अभिलेखों में विभिन्न प्रकार के करों के लिए 400 से ज़्यादा शब्दों का उल्लेख है। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन्ड टैक्स इज विटी, टेकन नॉट इन द कैश बट इन द फॉर्म ऑफ द फोर्स लेबर एंड कदामई और लैंड रेवेन्यू। There were also taxes on the thatching the house, the use of the ladder to climb the palm trees, assess on the succession to family property, etc। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला कर है वटी, जो नगद नहीं बल्कि मजदूरी के रूप में लिया जाता था, और कदमई यानी भू राजस्व। इसके अलावा घर की छत पर छप्पर लगाने, तार के पेड़ों पर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगाने, पारिवारिक संपत्ति के उत्तराधिकार पर उपकर आदि पर भी कर लगते थे। ओके, तो ये सारे कर थे जो लिए जाते थे। These resources were used to finance the king's establishment as well as for the construction of the temples and forts। इन संसाधनों का इस्तेमाल राजा की स्थापना के साथ साथ मंदिरों और किलों के निर्माण के लिए भी किया जाता था। They were also used to fight wars which were in turn expected to lead to the acquisitions of the wealth in the form of the plunder and access to the land as well as trade routes। इसका इस्तेमाल युद्ध लड़ने के लिए भी किया जाता था, जिससे लूट के रूप में धन की प्राप्ति, जमीन और व्यापार मार्गों तक पहुंचने की उम्मीद की जाती थी। The functionaries of the collecting revenue were generally recruited from the influential families and positions were often hereditary। राजस्व वसूली के लिए अधिकारी आमतौर पर प्रभावशाली परिवारों से भर्ती किए जाते थे और पद अक्सर वंशानुगत होते थे। हेरेडिटरी का मतलब वंशानुगत। ओके, दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल। सेना के मामलों में भी यही बातें लागू होती थी। इन मेनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग्स हेल्ड इन दीज पोजीशंस। कई मामलों में राजा के करीबी रिश्तेदार इन पदों पर होते थे। ओके, यहाँ पर कहने का मतलब है कि ज़्यादातर कर की वसूली ज़्यादातर अपने लोग ही करते थे, उनके जान पहचान के लोग, उन्हीं को नियुक्त किया जाता था। प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्तीज कंटेन डिटेल्ड दैट मे नॉट बी इनिशियली ट्रू बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट themselves as violent victories warriors for example, and these were composed by learned Brahmins who occasionally helped in the administration। प्रशस्तियों में ऐसे विवरण होते हैं जो शायद अंशतः सत्य ना हों, लेकिन ये हमें बताते हैं कि कैसे शासक स्वयं को वीर विजयी योद्धा के रूप में चित्रित करना चाहते थे। उदाहरण के लिए ये प्रशस्ति विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची जाती थी, कभी कभी प्रशासन में मदद करते थे। ओके, टर्न योर पेज नंबर 19।
यहाँ पर बेटा प्रशस्ति का मतलब है शासकों की उपलब्धियाँ, गुणों और योगदानों का वर्णन करना। ओके। Many rulers described their achievements in the Prasastis. You read about the Prasasti of the Gupta ruler Samandragupta last year. कई शासकों ने अपनी उपलब्धियों का वर्णन प्रशस्ति में किया है। आपने पिछले वर्ष गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था। पाल शासक। वन प्रशस्ति written in the Sanskrit and found in Gwalior, Madhya Pradesh describes the exploits of the Nagabatta प्रतिहारा किंग्स एज फॉलोज। एक प्रशस्ति जिसे संस्कृत में लिखा गया था और ये पाया गया था ग्वालियर मध्य प्रदेश, ठीक है। डिस्क्राइब द एक्सप्लोइट्स ऑफ द नागाबत्ता एंड प्रतिहारा किंग्स एज फॉलो। द किंग ऑफ आंध्रा सिंधवा सिंध विदर्भा पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र एंड कलिंगा पार्ट ऑफ द उड़ीसा एंड फेल बिफोर हिम इवन एज ही वॉज अ प्रिंस। आंध्रा के राजा हैं, सिंध के राजा, विदर्भ के राजा और कलिंग के, ठीक है, के राजा उसके सामने पराजित हुए जबकि वह एक राजकुमार था। ही वोन अ विक्ट्री ओवर चक्र युद्ध द रूलर ऑफ द कन्नौज। ही डिफीटेड द किंग ऑफ द वंगा पार्ट ऑफ द बंगाल। आंध्रा पार्ट ऑफ गुजरात, मालवा पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, कीरत फॉरेस्ट ऑफ पीपल्स, तुरुक्सा तुर्क्स, वस्ता मत्स्या बोथ किंगडम्स इन द नॉर्थ। नागाबत्ता ने चक्र युद्ध कन्नौज के शासक पर विजय प्राप्त की। उन्होंने वंग बंगाल का हिस्सा, गुजरात का हिस्सा, मध्य प्रदेश का हिस्सा, वनवासी तुर्क इन सभी पर राजाओं को हराया। कौन? नागाबत्ता ने। Kings often rewarded Brahmins by grant of land. राजा अक्सर ब्राह्मणों को भूमि दान देकर पुरस्कृत करते थे। These were recorded on copper plates which were given to those who received the land. ये विवरण ताम पत्रों पर दर्ज होते थे जो भूमि प्राप्त करने वालों के लिए दिए जाते थे। Turn your page number next, which is page number 20. What was given with the land? ज़मीन के साथ क्या दिया गया? दिस इज़ द पार्ट ऑफ द तमिल सेक्शन ऑफ द लैंड ग्रांट इवन बाय द चोलाज। यह चोलों द्वारा दिए गए भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक हिस्सा है। वी हैव डिमार्केटेड दैट बाउंड्रीज ऑफ द लैंड बाय मेकिंग अर्थिन एम्बार्कमेंट एज वेल एज बाय प्लांटिंग थॉर्नी बुशेज। दिस इज़ व्हाट द लैंड कंटेन्स फ्रूट bearing trees, water, land, gardens and orchards, trees, wells and open spaces, pasture land, villages and hills, platforms, canals, ditches, rivers, silt-laden land, trunks, tanks, granaries, fish ponds, beehives and deep lakes. हमने मिट्टी के बांध बनाकर और कटीली झाड़ियाँ लगाकर ज़मीन की सीमाएँ तय कर दी। ज़मीन में ये सब फलदार पेड़, पानी, ज़मीन, बाग बगीचे, पेड़, कुएँ, खाली जगह, चारागाह, गांव, चींटियों के टीले, चबूतरे, नहरें, नाले, नदियाँ और गांव से भरी ज़मीनें, तालाब, अन्य भंडार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। He who receives the land can collect taxes from it. ज़मीन पालने वाला उससे कर वसूल कर सकता था। He can collect the taxes imposed by the judicial officer as a fines the tax on betel leaves that on woven cloth as well as on the vehicles. वह न्यायिक अधिकारियों द्वारा लगाए गए जुर्माने, पान के पत्तों पर लगने वाले कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाले कर और वाहनों पर लगने वाले कर वसूल कर सकता था। ओके। He can build large rooms with upper stories made of baked bricks. He can get large and small wells dug. He can plant trees and thorny bushes if necessary. He can get canals constructed from irrigation. He should ensure that water is not wasted and that embankments are built.
वह पक्की ईंटों से ऊपरी मंजिलों वाले बड़े कमरे बनवा सकता था। वह छोटे बड़े कुएं खुदवा सकता था। वह पेड़ और कटीली झाड़ियाँ लगवा सकता था। ज़रूरत पड़ने पर सिंचाई के लिए नहरें बनवा सकता था। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंध बनाए जाएँ, या ठीक है, यानी पानी रोकने के लिए एम्बांकमेंट बनाया जाए। ओके। Unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of the king who ruled over the Kashmir। 12वीं शताब्दी के लिए एक असामान्य बात यह थी कि कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास बताने वाला एक लंबा संस्कृत काव्य। It was composed by an author named Kalhana. He used a variety of sources, including inscriptions, documents, eyewitness accounts, and earlier histories, to write his account. Unlike the writers of Prasastis, he was often critical about rulers and their policies. उन्होंने अपने वृत्तांतों को लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वृत्तांतों और पूर्व इतिहास सहित विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया। प्रशस्ति लेखकों के विपरीत वे अक्सर शासकों और उनकी नीतियों की आलोचना करते थे। वॉरफेयर फॉर वेल्थ, धन के लिए युद्ध। यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टीज वॉज बेस्ड इन अ स्पेसिफिक रीजन। आपने गौर किया है कि इनमें से हर शासक वंश एक विशिष्ट क्षेत्रों पर आधारित था। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज। वे अन्य क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का भी प्रयास करते थे। वन पर्टिकुलरली, एक विशेष रूप से, टर्न योर पेज नंबर नेक्स्ट विच इज़ पेज नंबर 20। वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वॉज द सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली। गंगा घाटी में स्थित कन्नौज शहर एक बहुमूल्य क्षेत्र था। फॉर सेंचुरीज रूलर्स बिलोंगिंग्स टू द गुर्जारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टीज फॉट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। सदियों से गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंशों के शासक कन्नौज पर नियंत्रण के लिए संघर्ष कर रहे थे। बिकॉज देयर वर थ्री पार्टीज इन दिस लॉन्ग ड्रॉन कन्फ्लिक्ट, हिस्टोरियंस ऑफन डिस्क्राइब्स इट एज द ट्रीपार्टीट स्ट्रगल। चूँकि इस लंबे संघर्ष में तीन पक्ष थे, इसीलिए इतिहासकार अक्सर इन त्रिपक्षीय संघर्ष कहते थे, इसे त्रिपक्षीय पक्ष कहते थे। रूलर्स ऑल्सो ट्राई टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल। शासक बड़े बड़े मंदिर बनाकर अपनी शक्तियाँ और संसाधन का प्रदर्शन भी करते थे। सो व्हेन दे अटैक्ड वन एंड अदर किंगडम्स, इसीलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे, दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल्स विच वर समटाइम्स एक्सट्रीमली रिच। तो अक्सर मंदिरों को ही निशाना बनाते थे जो कभी कभी बेहद समृद्ध होते थे, यानी बहुत ही रिच होता था। वन सच रूलर इन द मोहम्मद ऑफ गजनी, अफगानिस्तान। ऐसा ही एक शासक अफगानिस्तान का गजनी महमूद था। ही रेडेड द सब कंटिनेंट 17 टाइम्स, 1000 to 1025 विद अ रिलीजियस मोटिव। मोहम्मद गजनी ने धार्मिक उद्देश्य से उपमहाद्वीप पर 17 बार आक्रमण किए। हिज टारगेट्स वर वेल्दी टेम्पल्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ, गुजरात। उसके निशाने पर गुजरात के सोमनाथ सहित कई धनी मंदिर थे। मच ऑफ द वेल्थ मोहम्मद कैरिड अवे वॉज यूज टू क्रिएट अ स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी ऑफ गजनी। मोहम्मद द्वारा लूटी गई अधिकांश संपत्ति का उपयोग गजनी में एक भव्य राजधानी बनाने में किया गया। Other kings who engaged in warfare included the Chahmanas, later known as the Chauhans, who ruled over the regions around the Delhi and Ajmer। युद्ध में ऐसा ही एक शासक था अफगानिस्तान का गजनवी। इसके अलावा अदर किंग्स में कौन थे? युद्ध में शामिल अन्य राजाओं में चहमन, जिन्हें बाद में चौहान के नाम से जाना जाता था, शामिल थे, जिन्होंने दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र में शासन किया। ओके, दे वर अटेम्प्टेड टू एक्सपेंडेड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट, वेयर दे वर अपोज्ड बाय द चालुक्य ऑफ गुजरात एंड घादावल्स ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश।
जिन्होंने दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया, उन्होंने पश्चिम और पूर्व में अपना नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास किया, जहां उनका गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से मुकाबला हुआ। द चहमना रूलर वॉज पृथ्वी राजा थर्ड 1168 to 1192 हु डिफीटेड अ Turk ruler named Sultan Muhammad Ghori in 1191 but lost to him the very next year in 1192। ओके, जिन्होंने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक एक तुर्क शासक को हराया, लेकिन अगले ही वर्ष 1992 में उससे हार गए। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि चहमन शासक जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, उन्होंने किसको हराया था? सुल्तान मोहम्मद गौरी को, ठीक है, जो कि तुर्क शासक थी। क्लोजर लुक द चोलाज, एक नज़दीकी नज़र चोला फ्रॉम उरैयूर टू तंजौर, उरैयूर से तंजावुर तक। हाउ डिड द चोलाज राइज टू पावर, चोला ने चोला जो है कैसे शक्तिशाली बने। माइनर चीफली फैमिली नोन एज द मुटैयार हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा, मुतैयार नामक एक छोटा सा सरदार परिवार कावेरी डेल्टा पर शासन करता था। दे वर सबॉर्डिनेट टू द पालवा किंग्स ऑफ कांचीपुरम विजयाला हु बिलोंग्स टू द एंशियंट चीफली family of the Cholas from Uraiyur captured the delta from the Mutayyar in the middle of the 19th century. He built the town of the Tanjore and a temple of goddess Nisamuddin there. वे कांचीपुरम के पल्लव राजा के अधीन थे। विजयाला जो उरैयाउर के प्राचीन चोल सरदार परिवार से संबंधित था, ने 9वीं शताब्दी के मध्य में मुतैयार से डेल्टा पर कब्जा कर दिया। उसने तंजावुर शहर और वहां देवी निसामुद्दीन का एक टर्न योर पेज नंबर नेक्स्ट विच इज पेज नंबर 22। द सक्सेसर्स ऑफ विजयाला conquered neighboring regions and the kingdom grew in the size and the power. विजयाला के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और राज्य का आकार और शक्ति बढ़ती गई। द पांड्यन एंड द पालवा टेरिटरी टू द साउथ एंड द नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम। दक्षिण और उत्तर में पांड्या और पल्लव प्रदेशों को इस राज्य का हिस्सा बनाया गया। राजा फर्स्ट कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर, सबसे शक्तिशाली शासक माने जाने वाले राजा प्रथम थे। बिकेम द किंग इन 1985 जो कि 1985 में राजा बने। एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज एरियाज, और इनमें से अधिकांश क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। ही ऑल्सो रिकॉग्नाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, उन्होंने साम्राज्य के प्रशासन का पुनर्गठन भी किया। राजा सन्स राजेंद्र फर्स्ट कंटिन्यूड हिज पॉलिसीज एंड इवन इन्वेडेड द गंगा वैली, श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, डेवलपिंग अ नेवी फॉर दीज एक्सपीडिशंस। राजा के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उनकी नीतियों को जारी रखा और गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों पर आक्रमण भी किया और इन अभियान के लिए एक नौसेना भी विकसित की। स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजावुर एंड गंगई कोंडा चोलापुरम बिल्ड बाय राजा एंड राजेंद्र आर आर्किटेक्चुरल एंड स्कल्पचर मार्वल। राजा और राजेंद्र द्वारा निर्मित तंजावुर और गंगई कोंडा चोलपुरम के बड़े मंदिर वास्तुकला और मूर्तिकला के अद्भुत उदाहरण माने जाते हैं। ओके, टर्न योर पेज नंबर 23। Chola temples often became the nuclei of settlements which grew around them. चोला मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाले बस्तियों के केंद्र बन जाते थे। एंड दीज वर सेंटर्स ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शंस, ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। टेम्पल्स वर ऑल्सो एंड्यूड विथ लैंड बाय द रूलर्स एज वेल एज द अदर्स।
मंदिरों को शासकों के साथ साथ अन्य लोगों द्वारा भी भूमि दान में दी जाती थी। द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड वेंट इनटू मेंटेनिंग ऑल द स्पेशलिस्ट हु वर्कड एट द टेम्पल एंड वेरी ऑफन लिव्ड नियर इट, प्रीस्ट, गार्लैंड मेकर, कुक्स, स्वीपर, म्यूजिशियंस, डांसर्स, एक्सेट्रा. In the other words, temples were not only places of the worship, they were the centers of the economic, social and cultural life. इस भूमि की उपज से मंदिर में काम करने वाले और अक्सर उसके आसपास रहने वाले सभी विशेषज्ञों का भरण पोषण होता था। पुजारी, माली, माला बनाने वाले, रसोइयाँ, सफाई कर्मी, संगीतकार, नर्तक आदि। दूसरे शब्दों में मंदिर केवल पूजा स्थल ही नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र बिंदु भी थे। ओके बेटा। Amongst the crafts associated with temples, the making of bronze images was the most distinctive. मंदिरों से जुड़े शिल्पों में कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण सबसे विशिष्ट था। चोला ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमंग्स द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। चोला कांस्य प्रतिमाओं को दुनिया की सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। वाइल मोस्ट इमेजेस वर ऑफ डिटीज, समटाइम्स इमेजेस वर मेड ऑफ डिवोटीज एज वेल। हालांकि ज़्यादातर प्रतिमाएं देवताओं की होती थीं, लेकिन कभी कभी भक्तों की भी प्रतिमाएं बनाई जाती थीं। ओके, टर्न योर पेज नंबर 24। एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन मतलब कृषि और सिंचाई। मैनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चोलाज वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स इन द एग्रीकल्चर। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में नए विकास के कारण संभव हुई। लुक एट मैप 2 अगेन। मानचित्र 2 को फिर से देखें। नोटिस दैट द रिवर कावेरी ब्रांचेस ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर इम्पटिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। ध्यान दें कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कई छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है। एंड दीज चैनल्स ओवरफ्लो फ्रिक्वेंटली डिपॉजिटिंग फर्टाइल सॉइल ऑन देयर बैंक्स। ये धाराएं बार बार उफान पर आती हैं और अपने किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा करती हैं। वाटर फ्रॉम द चैनल्स ऑल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी मॉइस्चर्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर, पर्टिकुलर द कल्टिवेशन ऑफ राइस। इन धाराओं का पानी कृषि, खासकर चावल की खेती के लिए आवश्यक नमी भी प्रदान करता है। Although agriculture had developed earlier in the other parts of the Tamil Nadu, it was only from the 5th or 6th century that his area was opened up for large scale cultivation. हालांकि तमिलनाडु के अन्य भागों में कृषि का विकास पहले ही हो चुका था, लेकिन 5वीं या 6ठी शताब्दी से इस क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खेती के लिए खोला गया। फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन्स, लैंड हैड टू बी लेवल्ड इन अदर एरियाज। इन द डेल्टा रीजन्स एम्बांकमेंट्स हैड टू बी बिल्ट टू प्रिवेंट फ्लडिंग एंड कैनल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर टू द फील्ड्स। इन मेनी एरियाज टू क्रॉप्स वर ग्रोन इन द ईयर। कुछ क्षेत्रों में जंगलों का सफाया करना पड़ा, अन्य क्षेत्रों में ज़मीन समतल करनी पड़ी। डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ रोकने के लिए तटस्थ यानी एम्बांकमेंट बनाने पड़े और खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नहरें बनानी पड़ी। कई क्षेत्रों में साल में 2 फसलें उगाई जाती थीं। In many cities it was necessary to water crops artificially. कई मामलों में फसलों को कृत्रिम रूप से पानी देना ज़रूरी था। A variety of methods were used for irrigation. सिंचाई के लिए कई तरह के तरीके अपनाए जाते थे। In some areas wells were dug. कुछ इलाकों में कुएं खोदे जाते थे। In other places huge tanks were constructed to collect rain water. कुछ जगहों पर वर्षा जल संचय के लिए विशाल तालाब बनाए जाते थे। Remember that irrigation works requires प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। याद रखें कि सिंचाई कार्यों के लिए योजना और व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है। ओके बेटा, यानी अगर आप सिंचाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी और उसके लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। टर्न योर पेज नंबर 25।
labor and resources, maintaining these works and deciding on how water is to be shared. श्रम और संसाधनों का प्रबंधन, इन कार्यों का रखरखाव और पानी के बंटवारे का निर्णय. मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज द पीपल्स लिविंग इन द विलेजेस टुक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज़. अधिकांश जो हैं नए शासकों के साथ साथ गाँव में रहने वाले लोगों ने भी इन गतिविधियों में सक्रिय रुचि ली. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, मतलब साम्राज्य का प्रशासन. हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड, प्रशासन का संगठन कैसे किया जाता है. सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट से सिंचाई कृषि के प्रसार के साथ नोन एज यूर बिकेम प्रॉस्परस विद द स्प्रेड ऑफ द इरीगेशन एग्रीकल्चर. सिंचाई कृषि के प्रसार के साथ साथ उर नामक किसानों की बस्तियां समृद्ध होती गई. ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्ज यूनिट्स कॉल्ड नादू. ऐसे गांवों के समूह मिलकर बड़ी इकाइयां बनाते थे जिन्हें नाडू कहा जाता था. द विलेज काउंसिल्स एंड द नाडू परफॉर्म्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग द डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस. ग्राम परिषद और नाडू न्याय प्रदान करने और कर वसूलने सहित कई प्रशासनिक कार्य करते थे. रिच पीजेंट्स एक्सरसाइज्ड कंसिडरेबली कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ नाडू अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोला गवर्नमेंट. केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में धनी और किसान नाडू के मामलों में काफ़ी नियंत्रण रखते थे. द चोला किंग्स गिव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल्स लाइक Muvendavilen, Avelen or peasants serving three kings, Arayyar, chief, etc. are markers of respect and entrusted them with important offices of the state at the center. चोला राजाओं ने कुछ धनी जमींदारों को सम्मान के प्रतीक के रूप में मुवेंदलेन, तीन राजाओं की सेवा करने वाला एक वेलेन या किसान, अरियर, मुखिया आदि उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में राज्य के महत्वपूर्ण पद सौंपे. टर्न योर पेज नंबर 26. टाइप्स ऑफ लैंड, भूमि के प्रकार. चोला इंस्क्रिप्शंस मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड. वेलन वागी, लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रोपराइटर्स. इसका मतलब है कि चोला शिलालेखों में भूमि की कई श्रेणियों का उल्लेख है. यहाँ पर वेलंग वागई का मतलब होता है गैर ब्राह्मण है. किसान स्वामियों की वेलंगवल भूमि. ओके. फिर ब्रह्म देवा जिसका मतलब ब्राह्मणों को उपहार में दी गई. फिर उसके बाद सलब हो गया लैंड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ स्कूल्स, रखरखाव के लिए मतलब दी गई भूमि. देवादना तिरुनामकुट्टनी भूमि. लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, मंदिरों को उपहार में दी गई. लैंड डोनेटेड टू जैना इंस्क्रिप्शंस, जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि. ओके. We have seen that Brahmins often received land grants or Brahmadya. As a result, a large number of Brahmin settlements emerged in the Kaveri Valley as in the other parts of South India. हमने देखा कि ब्राह्मणों को अक्सर भूमि अनुदान या ब्रह्मोदय से मिलता था. परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत के अन्य भागों की तरह कावेरी घाटी में भी बड़ी संख्या में ब्राह्मण बस्तियां विकसित हुई क्योंकि इन्हें दाम में बहुत सारी ज़मीनें मिल जाती थी ब्राह्मणों को. ओके. ईच ब्राह्मण दया वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली और अ सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण्स लैंड होल्डर्स. प्रत्येक ब्रह्मदया की देखभाल प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा या सभा द्वारा की जाती थी. एंड दीज असेंबलीज वर्कड वेरी एफिशिएंटली.
ये सभाएं अत्यंत कुशलता से कार्य करती थी। देयर डिसीजंस वर रिकॉर्डेड इन द डिटेल्स इन इंस्क्रिप्शन से, उनके निर्णयों को विस्तृत रूप से शिलालेखों में, ऑफन ऑन द स्टोन वॉल ऑफ द टेम्पल्स, अक्सर मंदिरों की पत्थरों की दीवारों पर। एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नोन एज द नागाराम्स ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन द टाउन से, व्यापारियों के संग जिन्हें नगरम कहा जाता था कभी कभी नगरों में प्रशासनिक कार्य भी करते थे। Inscriptions from Uttaramayur in Chilingiput district, Tamil Nadu provide details of the way in which the Sabha was organized. तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त शिलालेखों से सभा के संगठन का विस्तृत विवरण मिलता है। द सभा हैड सेपरेटेड कमिटीज टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क्स, गार्डन्स, टेम्पल्स एक्सेट्रा। सभा में सिंचाइयों कार्यों, उद्यानों, मंदिरों और आदि की देखभाल के लिए अलग अलग समितियां होती थी। नेम्स ऑफ दोज एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ दीज कमिटीज वर रिटन ऑन द स्मॉल टिकट्स ऑफ palm leaf, and these tickets were put into an earthenware pot from which a young boy was asked to take out the tickets one by one from each committee. इन समितियों के सदस्य बनने के लिए योग्य व्यक्तियों के नाम ताड़ के पत्तों पर बने छोटे छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे। ये टिकट एक मिट्टी के बर्तन में रखे जाते थे, जहां से एक छोटे लड़के को प्रत्येक समिति के लिए एक एक करके टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। ठीक है, इन एक बच्चों को बुला करके कहा जाता है कि आप इसमें से एक टिकट निकालें। टर्न योर पेज नंबर 27 विच इज़ द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट, शिलालेख एवं ग्रंथ। हु कुड बी अ मेंबर ऑफ सभा, सभा का सदस्य कौन हो सकता है। द उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शंस ले डाउन, उत्तर मेरूर अभिलेख में बताया गया है। ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर ऑफ द सभा शुड बी ओनर ऑफ द लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। जो लोग सभा के सदस्य बनना चाहते हैं वो उन्हें उस भूमि का स्वामी होना चाहिए। दे शुड हैव देयर ओन होम्स, उनका अपना घर होना चाहिए। दे शुड बी बिटवीन 35 to 70 ईयर्स ऑफ एज, उनकी एज 35 से 70 साल होनी चाहिए। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ द वेदास, उनको वेदा की नॉलेज होनी चाहिए, वेदों की मतलब। दे शुड बी वेल वर्स्ड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर एंड ऑनेस्ट, वो ईमानदार हो और साथ में उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव यानी शासन प्रबंध का जानकारी हो। इफ़ एनी वन हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ एनी कमेटी इन द लास्ट 3 ईयर्स, यदि कोई भी किसी भी कमेटी का 3 साल का सदस्य है, ही कैन नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ अनदर कमेटी, तो वो किसी दूसरे मेंबर की यानी कमेटी का सदस्य नहीं बन सकता। एनी वन हु हैज़ नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट्स, कोई व्यक्ति जिसने अपना अकाउंट सबमिट नहीं किया है, एंड दोज ऑफ हिज रिलेटिव्स, और अपने रिश्तेदारों का, कैन नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जो ये सारी चीज़ें जानकारी नहीं देगा वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। While inscriptions tell us about kings and powerful men, here is an excerpt from the Piriya Puranam, a 12th century Tamil work which inform us about the lives of ordinary men and women. जबकि शिलालेख हमें राजाओं और शक्तिशाली पुरुषों के बारे में बताते हैं। यहाँ 12वीं शताब्दी के तमिल ग्रंथ पेरिया पुराणम का एक अंश दिया गया है जो हमें सामान्य पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में जानकारी देता है। ओके बेटा। ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द Adanur was a small hamlet of Pulayas, a name used for a social group considered outcast by Brahmins and Velas, studded with a small huts under old thatches and inhabited by agrarian laborers engaged in menial occupations. Okay. अदनूर के बाहरी इलाकों में पुलैया, ब्राह्मण और विल्लाल द्वारा बहिष्कृत माने जाने वाले एक सामाजिक समूह के लिए प्रयुक्त नाम का एक छोटा सा गांव था जो पुराने छप्परों के नीचे छोटी छोटी झोपड़ियों से भरा था और जहां छोटे मोटे काम धंधों में लगे खेतिहर मजदूर रहते थे। इन द थ्रेशोल्ड ऑफ द हट्स कवर्ड विथ stripes of leather, little chickens moved about in the groups. Dark children who wore bracelets of black iron were
prancing about carrying little puppies in the seed of Marudu Arjuna trees. A female reveler put her baby to sleep on a seat of leather. There were mango trees from whose branches drums were hanging, and under the coconut palms in the little house on the ground tiny headed bitches lay after whelping. The red crested cocks crowed before down, calling the Brani, Pulayar, plural, to their day work. And by the day, under the shade of the kanji tree, spread the voice of the weave, heard, and Pulaya women singing as they were husking paddy. चमड़े की पट्टियों से ढकी झोपड़ियाँ, दहलीजों पर छोटे मोटे झुंड में घूमते काले घोड़े के कंगन पहने सांवले छोटे पिल्लों की गोद में लिए इधर उधर उछल कूद कर रहे मरुद यानी अर्जुन के पेड़ों की छाया में एक महिला मजदूर अपने बच्चों को चमड़े की चादर पर सुला रही थी। आम के पेड़ थे जिनकी शाखाओं से ढोल लटक रहे थे, और नारियल के पेड़ के नीचे ज़मीन पर छोटे छोटे गड्ढों में छोटे सिर वाली कुतिया बच्चे देने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गे और भोर से पहले बांग देते थे, और पुलियार बहुवचन जिसे हम कहते हैं उनके दिन के काम के लिए बुलाते थे, और दिन में कंजी वृक्ष की छाया में लहराते, और बालों वाली पुलैया महिलाओं की आवाज़ फैलती थी जो धान की भूसी निकालते हुए गाती थी। ओके, so in this way the whole chapter explanation has been ended. Hopefully you like my explanation. If you like my explanation, please don't forget to like my video and don't forget to subscribe me. Bye bye beta.